जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आया है, आज हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसमें जानेंगे पीईटी क्या होता है, पीएचटी क्या होता है, डीएमई क्या होता है, आरएमई क्या होता है, डीवी क्या होता है। साथियों, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि जानकारी संपूर्ण आप नहीं लेते हैं, आधा अधूरा लेते हैं और वही आपको बाधा बन जाता है। तो आज हम लोग संपूर्ण जानकारी जानेंगे, एक एक चीज़ों को बारीकी से एकदम विस्तार पूर्वक से हम लोग समझेंगे, पूरा देखेंगे कि किस एज की क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि कितने लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होंगे, इसकी कट ऑफ कितनी बार जारी होगी। पहले क्या होता था, एसएससी 3 बार कट ऑफ जारी करती थी, इसमें कुछ अलग ही है। और ये जो वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी 2025, ये 2024 की वैकेंसी नहीं है। इसमें जानेंगे किस बच्चों के लिए कितनी हाइट है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है मेरे लिए कितना हाइट होगा, कौन सा सर्टिफिकेट कब लगेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ब्लॉक के पीछे भागते रहते हैं, मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, 2-3 सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलता मुझे कौन सा सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी वह नहीं लिया। तो पूरा एकदम हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे भाई आप बने रहेंगे, तभी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी, और सिलेबस भी इसमें समझेंगे, कौन कौन टॉपिक से क्या क्या सब्जेक्ट पूछा गया है, कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया, एक एक तरीके से हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। एसएससी जीडी 2025, 2024 की वैकेंसी नहीं है, 2025 की वैकेंसी है, ये इसकी नाम है। अब अप्लाई कब से होगी? अप्लाई ऑनलाइन 5 सितंबर 2024, आज है 6 सितंबर, यानी आज से ही आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 5 तारीख से ही हमारा वेबसाइट ऑन हो चुका है। 5 तारीख 9वां महीना 2024, 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024, 14 अक्टूबर का लास्ट डेट है। आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, जब भी टाइम मिले इन टाइम के बीच आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जानते हैं करेक्शन डेट। करेक्शन डेट की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो करेक्शन डेट होता है, काफ़ी बच्चे हड़बड़ाहट में या फिर किसी साइबर कैफ़े के गलती के वजह से क्या हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है कि करेक्शन डेट जारी करेगा कब? ये करेगा आपका 5 नवंबर में। 5 नवंबर यानी कि 2 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। इस 2 दिन में आपको करेक्शन करना है, जो भी आपका रिजेक्ट किया गया है उसको आपको करेक्शन करना है। उसके बाद टेंटेटिव एग्ज़ाम। टेंटेटिव एग्ज़ाम कहने का मतलब है, टेंटेटिव कहने का मतलब है कोई अभी इसका फिक्स नहीं किया गया, लेकिन मंथ इसका फिक्स कर दिया गया है कि जनवरी और फरवरी के बीच, यानी कि जनवरी और फरवरी 2025 में मैं एग्ज़ाम लूँगा। कोई डेट नहीं दिया है, हो सके 1 जनवरी से ही स्टार्ट कर दे। तो ऐसा हम लोग टारगेट लेके चलेंगे कि 1 जनवरी को ही हमारा एग्ज़ाम का डेट है। उसके बाद ये कौन सा मोड होने वाला है? एग्ज़ाम का जो मोड है ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहने का मतलब होता है हमारा जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और ये कितने लैंग्वेजेस में होंगे? ये कितने लैंग्वेज में होंगे? ये होंगे टोटल 15 लैंग्वेज होंगे, टोटल 15 लैंग्वेज होंगे। एक एमटीएस की वैकेंसी होती है, उसमें भी इतने ही लैंग्वेज के होते हैं। अब 15 लैंग्वेज आपको ज़्यादा भाषा नहीं बनाना है, 2 लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब 13 जो अदर बचे हैं, ये अदर स्टेट का, जैसे उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, इस तरीके से स्टेट लैंग्वेजेस इसमें जुड़े हुए हैं। और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश तो आपको देखने को मिलेगा ही। आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी वाला सारा क्वेश्चन दिखेगा, आप असमिया सेलेक्ट करेंगे तो असमिया वाला। तो इस तरीके से सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश रहेगा और 13 हम लोग अलग से करेंगे। चलिए अब आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एज की क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस क्या है। इस तरीके से 3-4 वीडियो लंबी होगी मेरे भाई, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी।
अब जानते हैं कि पीएचडी क्या होता है, पीईटी क्या होता है, डीएमई क्या होता है। देखेंगे पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, आरएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपका होता है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब क्या होता है, जब एसएससी आपको एग्ज़ाम करवा लेती है रिटन टेस्ट यानी कि सीबीटी का, उसके बाद कट ऑफ जारी करेगा। कट ऑफ जारी करेगा आपको किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल यानी पीएचडी, पीईटी, डीएमई, आरएमई, डीवी, ये सारा का सारा जो है मेरे भाई आपको एक ही दिन कंडक्ट करवा देगा, एक ही दिन में आपसे एग्ज़ाम के कट ऑफ के बाद बुलाया जाएगा, ठीक है। हो सके अगर बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा हो तो 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन इस वाली वैकेंसी में साफ साफ कहा गया है कि मैं जो है बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, जिसमें हम पीएचडी, पीईटी, डीएमई, आरएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन में करा लेंगे, और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके यानी कि 2 कट ऑफ यहाँ पे आपका निकलने वाला है। इससे पहले एसएससी क्या करती थी, 3 कट ऑफ निकालती थी। पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम लेती थी, उसके बाद फिर आप फिजिकल के लिए रेडी होते थे, फिजिकल देते थे, फिर मेडिकल के लिए जाते थे। तो यहाँ पे 3 तरीके से कट ऑफ होता था, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस जारी होता था। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि इसमें हम फिजिकल और मेडिकल जो है एक ही दिन ले लेंगे और इसका कट ऑफ जारी करेंगे और मेरिट लिस्ट हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि फ़ी क्या रहेगा, और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल जानेंगे। क्या होता है पीएचडी, पीईटी और डीएमई, आरएमई, कितने दिन में नापतोल लिया जाएगा, इस सारे की जानकारी हम लोग आगे भी समझते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जितनी भी महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं लगता है। उसके बाद मेल या फीमेल हो, वो अगर बिलोंग्स करते हैं एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन से, अगर आपके पास कोई भी जॉब है, ठीक है, एससी एसटी से हैं, तो उसके लिए भी कोई फीस नहीं रखा गया। तो फीस किसको लगेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, इन सभी को 100 रुपये का फीस रखा गया है। क्योंकि वुमेन के लिए तो उसने साफ कह दिया, चाहे जितने भी महिला उसके लिए कोई फीस नहीं, और अगर मेल है या फीमेल है, अगर वो बिलोंग्स करता है एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन से, तो उसके लिए कोई फीस नहीं। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 100 रुपये का फीस रखा गया। अब हम लोग जानते हैं एज क्या है। एज देखने के एज मांगा गया है कि 1/1/2025 के पहले अगर 10वीं की सर्टिफिकेट आपके पास है, 1/1/2025 इसलिए लिया गया क्योंकि यह वैकेंसी 2025 की है, तो इसलिए इसने साफ साफ कह दिया कि मुझे 1/1/2025 से पहले जितने भी बच्चे पास हुए हैं 10वीं के सर्टिफिकेट है, मुझे उसकी आवश्यकता है। एकदम बिल्कुल नया लौंडा चाहिए, बिल्कुल अच्छे एज वाले। अब जैसे एससी एसटी के लिए क्या एज रखा गया, एससी एसटी के लिए जो एज है 18 से 23 साल, यानी आपकी उम्र अगर 18 से 23 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। 5 साल अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 से 28 वर्ष के जो भी छात्र हैं एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए क्या रखा गया है, ओबीसी के लिए भी नॉर्मल जो एज है 18 से 23 वर्ष ही है, लेकिन इसमें एज का जो रिलैक्सेशन है उसमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि 18 से लेकर के 26 वर्ष तक एज रखा गया है ओबीसी के लिए, ठीक है। और जो जनरल है इसके लिए साफ साफ मेंशन कर दिया गया, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच है तो आप एलिजिबल हैं। जनरल के लिए साफ साफ बताया गया कि 2 जनवरी से 2002 और 1 जनवरी 2007 के बीच अगर आपका सर्टिफिकेट वर्थ है तो आप यहाँ से एलिजिबल हैं। तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ एससी एसटी की, एससी एसटी के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से ले करके 2007 तक अगर आपके बीच आता है तो आप भी एलिजिबल हैं। और ओबीसी के लिए भी 2 जनवरी 1999 के बाद अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और किसके बीच 2007 के बीच, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये मैंने पूरा एज रिलैक्सेशन कलेक्ट करके बताया है, उस हिसाब से ये डाटा है, ठीक है। अब देखना है ये 2 जनवरी ही क्यों दिया गया है।
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 2 जनवरी 2002 से होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और कब तक का होनी चाहिए, 1 जनवरी 2007। अगर इसके बीच अगर आपका आता है, आप जनरल से बिलोंग करेंगे, तो आप इस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर SC ST की बात है तो 2 जनवरी 1997 से ले करके अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप भी एलिजिबल हैं, और OBC के लिए 2 जनवरी 1999 के बाद से। अब हम लोग आगे समझेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि मेल के लिए और फीमेल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी पोस्ट है। जैसे मेल्स के हम लोग ने एक सेक्शन रखा है और एक सेक्शन में रखे हैं हम लोग फीमेल के लिए। मेल में देखेंगे, मेल में जैसे BSF की मैं बात करूं तो BSF के लिए जो वैकेंसी है 13,306 वैकेंसी है। CISF की जो वैकेंसी है 6,430 है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद CRPF, इसके लिए कितना है 11,299 वैकेंसी CRPF के लिए। SSB के लिए है 819 वैकेंसी। ITBP के लिए 2,564, AR के लिए 1,184, SSF के लिए 35 और NCB के लिए 11। अगर हम टोटल मेल की बात करें वैकेंसी की, तो टोटल मेल की जो वैकेंसी है 35,612, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए जानते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए BSF की वैकेंसी कितना है 2,348, CISF की वैकेंसी 715, CRPF 242 और SSB के लिए बिल्कुल खाली पोस्ट है, यानी कोई वैकेंसी नहीं है। ITBP के लिए कितनी पोस्ट है 453, AR के लिए कितनी पोस्ट है 100, फिर SSF के लिए खाली है, बिल्कुल कोई पोस्ट नहीं है, और NCB के लिए 1 पोस्ट है। यानी ओवरऑल अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में टोटल वैकेंसी कितना है 3,869, और इस पूरे वैकेंसी कितना है SSC GD 2025 में, यानी मेल और फीमेल दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल वैकेंसी निकल के आता है 39,481। ये टेंटेटिव वैकेंसी, अभी बढ़ने की चांसेस है। देखिए अब समझते हैं सर्टिफिकेट, कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कब बनवाना चाहिए, और ये बहुत भाग दौड़ हो जाता है। चाहे आप ब्लॉक के पीछे भाग रहे हैं, किसी को भी इधर उधर दे करके आप सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे वो CO से लगेगा, BDO से लगेगा, या स्टेट से लगेगा, या इंडिया से लगेगा। तो उस तरीके से सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। उसके बाद अगर जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है तो कितने कितने नंबर आपको उसमें अलग से जुड़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ। सर्टिफिकेट की बात करें तो OBC SC ST ये जो तीनों सर्टिफिकेट है ये आपसे मांगा गया है सेंटर लेवल पे, यानी कि ऑल इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर के लेवल पे, ये आपको बनवाना है सेंटर लेवल पे। अगर आप OBC से है OBC सर्टिफिकेट देंगे सेंटर लेवल से, यानी कि इंडिया के द्वारा। उसके बाद अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC सर्टिफिकेट बनवाएंगे सेंटर से। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो ST सर्टिफिकेट बनवाएंगे सेंटर से। लेकिन बात आती है डोमिसाइल की, ठीक है। डोमिसाइल जो होता है ये इंडिया के बेस्ट पे नहीं बनता है, ये किसी भी स्टेट के बेस्ट पे बनता है जिस स्टेट में आप रहते हैं। तो ये मांगा गया आपके स्टेट के बेस्ट से, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, लेकिन किसी किसी राज्य में कहा जाता है PRC। PRC क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जैसे असम वगैरह सब में क्या होता है, वहाँ पे इसको PRC कहा जाता है कि आप PRC लाइए, यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लाइए। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हम लोग कहते हैं डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये स्टेट से बनता है। बाकी चीज़ें जो OBC थी, SC थी, ST थी, ये आपसे मांगा गया है सेंटर के लेवल पे। उसके बाद बात आता है EWS। EWS के लिए साफ साफ कहा गया है, अगर आप EWS देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच जो इनकम है आपके फादर का ये होना चाहिए। मार्च 2024 और अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच। अब बात आता है जिन भी बच्चों के पास NCC का सर्टिफिकेट है उसका क्या फ़ायदा है। भाई उसके लिए भी SSC GD ने फ़ायदा निकाला है। जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसके पास टोटल नंबर्स का 5% ऐड किया जाएगा। जैसे टोटल नंबर्स कितना है 160,
160 टोटल मार्क्स का है। 160 का 5% कितना हो गया? 8 नंबर। अब 8 नंबर आपको अलग से नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐड किया जाएगा। ये 8 नंबर मिलने वाला है जिसके पास सी सर्टिफिकेट है। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उस टोटल नंबर का 3% यानी 16 या 48 यानी 4.8 नंबर आपको बी वाले सर्टिफिकेट को मिल जाएगा। और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2% यानी कि 3.2 मार्क्स किसमें जुड़ जाएंगे? जिसके पास ए सर्टिफिकेट है। जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 3.2, जिसके पास बी है 4.8, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 8 मार्क्स। ये सारा प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐड किया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन चैप्टर से पूछा जाता है। आप जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या है एसएससी जीडी 2025 के लिए। जैसे एग्जाम तो होने वाला है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें पहला पार्ट आपके पास आएगा जीआई एंड रीजनिंग। जीआई का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा? 40, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जीके एंड जीए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, दोनों को मिक्स करके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी 40 नंबर का बन जाएगा। एलिमेंट्री मैथ्स, बहुत बेसिक सा मैथ्स, जोड़ घटाव, इस तरीके से छोटा छोटा अरिथमेटिक रहेगा। ठीक है, कोई बड़े ब्रॉड लेवल पे मैथ नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपके 40 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश, दोनों को मिक्स करके 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें ये भी 40 नंबर का। और ओवरऑल की बात करें तो टोटल कितना नंबर हो गया? 160 नंबर आपसे पूछा जाएगा। 20-20 करके प्रश्न रहेगा। जैसे कि जीआई का मैंने बताया 20 है, जीके एंड जीए के लिए 20 प्रश्न, एलिमेंट्री मैथ्स के लिए 20 प्रश्न और हिंदी के लिए 20 प्रश्न। टोटल नंबर की बात करें तो 20 चौका 80, यानी प्रश्नों की संख्या जो है 80 रहेगा। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपके पास 60 मिनट, मात्र 60 मिनट, यानी कि 1 आवर का टाइम आपके पास दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको ये 160 नंबर आपको सॉल्व करना है। अब आगे समझते हैं पीईटी क्या है, पीएचटी क्या है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे पीईटी और पीएचटी। जैसे अभी हमने सब चीज़ एक एक करके बारीकी से देख लिया, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वैकेंसी है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, कितने लैंग्वेजेस में लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कब डेट है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने जान लिया। अब जानते हैं एग्ज़ाम होने के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनता है किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, मैंने कहा कि इस बार 2 कटअप निकलेगा। 2 कटअप यानी कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास जो कटअप निकल के रिजल्ट निकल के आता है वो किसके लिए? फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही दिन आपके लिए बुलाया जाएगा और एक ही दिन में सारा चीज़ करवाया जाएगा। अब देखिए पीईटी कैसे लिया जाएगा। पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, 5 किलोमीटर रनिंग रहेगा। ये लड़कों के लिए है। 24 मिनट मेल कैंडिडेट, 24 मिनट का टाइम रहेगा, 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है और ये मेल के लिए कितना है? 24 मिनट। उसके बाद जो फीमेल के लिए रखा गया है 1.6 किलोमीटर, कहने का मतलब है 1600 मीटर। 1600 मीटर गर्ल्स के लिए रखा गया है और उसके लिए टाइम है 8.5 मिनट, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब लद्दाख के लिए क्या है? एक अलग ही रीज़न है, एक अलग स्पेशल है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होता है, बर्फ़ का जगह है। तो उसके लिए उन्होंने निकाला है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर और 7 मिनट में, ये मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद 800 मीटर गर्ल्स के लिए टाइम रखा गया 5 मिनट, ये फीमेल के लिए। ये लद्दाख के लिए, जो सिर्फ लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ये उसके लिए बेनिफिट है। बाकी अदर स्टेट के लिए उसके लिए जो सेम प्रोसेस है, 5 किलोमीटर है 24 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए, 1600 मीटर है 8.5 मिनट का टाइम लेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब पीएचटी क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, जिसमें कि हाइट मेजरमेंट किया जाता है, आपका वेट जो है आपका वेट किया जाता है, जो आपकी हाइट होता है उस हाइट के अकॉर्डिंग वेट को लिया जाता है। ठीक है, जैसे हाइट इसमें जो कंपलसरी रखा गया है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। जो सिर्फ ओनली एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है, ओनली एसटी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया मेल के लिए और फीमेल के लिए 150, जो सिर्फ एसटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं चेस्ट।
चेस्ट का तो नॉर्मल जो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन यानी कि फुला करके 5 सेंटीमीटर आपसे फुलावाया जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है तो कितना हो जाएगा 50। लेकिन एसटी के लिए जो रखा गया है वो 76, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर फुला करके। तो दोस्तों कैसा लगा इन्फॉर्मेशन एक बार आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे। उसके बाद जिस तरीके से हमने अभी एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया, इसी तरीके से हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और जितने भी दोस्त हैं सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को, इन्फॉर्मेशन वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि संपूर्ण जानकारी एक एक तरीके से बारीकी से जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके पास पहुंच जाए। होता क्या है दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक जानकारी पूरी नहीं होता है, बच्चा तैयारी कर रहा है, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लास्ट में चीज़ें पता नहीं होता है कि सर्टिफिकेट कब मांगा गया, कितना मांगा गया, कौन सा क्या होता है कि सिलेक्शन हो जाता है, आप स्टेट का सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, वहाँ पे सेंटर का मांगा गया है। तो सारी जानकारी, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, कौन कौन चैप्टर से कितने का प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सारी जानकारी मैंने दिया। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट में जरूर करके बताएंगे, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे।